बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए देखिए बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0, बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के सामने या फिर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई के किस एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 का प्रश्न है। चलिए सब लोग प्रश्न पढ़िएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा। यहां से 2-3 प्रश्न जो है बीपीएससी पूछता है और प्रीवियस एग्जाम में भी यहां से प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। देखिए दीजिएगा, आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में शुरू हुआ था। राइट आंसर यहां पर 1945 हो जाएगा। और इस मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए के अधिकारियों पर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और इस मुकदमे को लाल किला ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। इस मुकदमे में शामिल जो प्रमुख लोग थे उनका भी नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले मुकदमे में शामिल थे या फिर नहीं थे। ठीक है ना, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ठीक है ना, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, मेजर जनरल शाहनवाज खान। आपको याद रखना है प्रेम कुमार सहगल का नाम, यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं प्रेम कुमार सहगल, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगला नाम याद रखिएगा गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। गुरुबख्श सिंह भी आप याद रख सकते हैं, केवल इतना से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। और शाहनवाज खान का भी नाम याद रखिएगा, शाहनवाज खान का नाम भी, ठीक है ना, शाहनवाज खान, शाहनवाज खान का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, इनके तरफ से जो है ध्यान रखिएगा बचाव पक्ष की वकालत किसने किया था, तो उस समय कांग्रेस के भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा असफ अली ने जो है बचाव पक्ष की ओर से वकालत किया था। यह भी नाम बीपीएससी पूछा है, याद रखिएगा भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और अरुणा असफ अली, ठीक है ना, ये आपके बचाव पक्ष की ओर से इन्होंने वकालत किया था, तो ये भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का प्रश्न है। पहले हम लोग री एग्जाम के क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर आपको जो एग्जाम होता है 3.0 का बीपीएससी टीआरई 3.0 का उसको, फिर 2.0, फिर 1.0, यानी कि पूरा आपको टीचर वाला में एग्जाम का जितना भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको मैं आपको कवर करवा रहा हूं। देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन है। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, सन भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये कौन था, तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। कौन था, लॉर्ड इरविन था, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दूसरे और तीसरे के समय जो था ये लॉर्ड विलिंगटन था। कौन था, लॉर्ड विलिंगटन था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए। अच्छा तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड जिसने सांप्रदायिक पंचायत का कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया था, ठीक है। चलिए गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न मैं आपको कवर करवाते चल रहा हूं। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है यह भी पूछा जाता है कि किस पर आधारित है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखित जो आनंद मठ उपन्यास है इसकी पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये कब पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1882 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने 2 बार अध्यक्षता किया था, ठीक है। एक तो आपका 1938 का हरिपुरा में और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में। तो यहां पर 1938 भी होगा और 1939 भी होगा, एक साथ ही यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। और त्रिपुरी संकट आपको याद होगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था,
ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का जो स्पेशल टॉपिक है वो हम आपको अलग एक सेशन में कवर करवाएंगे, और सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछता है, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, महात्मा गांधी का हमने कवर करा दिया है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 और री एग्जाम में, और हेड मास्टर, हेड टीचर, इन सबका जो एग्जाम हुआ था 2023-24 में, उनमें जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हम कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है हमने, जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन था, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन में एओ ह्यूम नहीं है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था बंबई में, जिसका अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, इसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दूसरा भी आजकल पूछा जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1784 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, सर विलियम जोन्स। यहाँ ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? यानी कि सिंपल सी अगर हम बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, ठीक है। तो देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन को जो है रद्द कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1911 में इसको वापस लिया गया था, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कालकाल में। तो लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी? अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां ऑप्शन आपको पता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब बताइएगा कि साइमन कमीशन की गठन की घोषणा, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब दिख रहा है ना, तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा तो आपको पता ही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, अब बताइएगा कि साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब हुई थी? ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन की गठन की घोषणा जो है ये हुआ था आपका कब, तो याद रखिएगा ये आपका 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ऑप्शन में आपको 8 नवंबर तो दिख रहा है, बट 1927 नहीं दिख रहा है, 8 नवंबर 1927 को। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार शासन व्यवस्था की प्रगति का अध्ययन करने और नए कदमों को सुझाव देने के लिए, ठीक है ना, प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन, अगर प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए उस समय कौन था, तो स्टैनली बाल्डविन, यहां मैं लिख देता हूं स्टैनली बाल्डविन, याद रखिएगा ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। स्टैनली बाल्डविन के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय, कितने सदस्यीय साइमन कमीशन, तो 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना किया गया था, यानी कि साइमन कमीशन की, ठीक है ना। इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अच्छा, साइमन कमीशन भारत कब आया था, यह भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत आया था कब, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अच्छा, साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट कब पेश किया था, तो 1930 में किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। 1930 में 2 भाग में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था। तो इतने सारे मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है ना। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा 8 नवंबर 1927, ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, देखिए, बिहार में जो बहावी थे उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था? बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार में ये पटना था, ठीक है। बहावी आंदोलन, हम जब आपको जो जितने भी आंदोलन हुए थे उनको अलग से कराएंगे, उसमें पूरे डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, देखिए, बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 5वां आपको पता है, ऑप्शन ई होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, याद रखिएगा 22 मार्च के दिन, ठीक है, 22 मार्च के दिन। और इसी दिन जो है जल दिवस भी मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन जल दिवस भी, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। देखिए, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था, नाम बताइए। अब देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात आई हुई है, इसका गठन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1929 में इसका गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बट इसको लोकप्रिय बनाया था कुछ वामपंथी नेता थे, जैसे कि कार्यानंद शर्मा, ठीक है, यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। ये 4 नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो नाम यहां पर कार्यानंद शर्मा मिल गया, दूसरा याद रखिएगा यदुनंदन शर्मा, चौथा तीसरा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3-4 नाम बताए हैं, उनको आप याद रखिएगा। पंचानन शर्मा, ठीक है, अगला नाम ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिएगा, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? हानि रहित केंद्रीय, दिल्ली की जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तारीख और सन, तो तारीख था 8 अप्रैल 1929 का,
8 अप्रैल 1929, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है ना। दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बटुकेश्वर दत्त दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए साल 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद में हस्तक्षेप जो किया था, ये किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। देखिए हुआ था क्या, 1918 में मार्च में अहमदाबाद के कपास के जो मिल मालिक थे और जो मजदूर थे, उनके बीच प्लेग बोनस जो था, प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हुआ था, ठीक है ना। और मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, बट मजदूर 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, ठीक है। हुआ था क्या, दरअसल उस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के समय मुद्रास्फीति के कारण खाद्यान्न, कपड़ा और अन्य जो जरूरी सामानें थी, उनकी कीमत दोगुनी हो गई थी, ठीक है। मिल मालिक केवल 20% जो है वेतन वृद्धि देने के तैयार थे, बट हुआ था क्या कि मजदूरों ने जो है न्याय की लड़ाई में मदद मांगी थी अनुसुईया साराभाई। ये नाम जरा आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये नाम जरा आप याद रखिएगा। इनका नाम है अनुसुईया, ठीक है ना, यहां मैं लिखता हूं अनुसुईया साराभाई, अनुसुईया साराभाई, ठीक है ना। ये जो थी, ये अंबालाल साराभाई की बहन थी, अंबालाल साराभाई की ये बहन थी। और अंबालाल साराभाई कौन थे? तो अंबालाल साराभाई जो थे, ये मिल मालिक थे, अहमदाबाद मिल मालिक संघ के ये अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और इन्हीं की बहन थी अनुसुईया साराभाई, जिनसे मजदूरों ने मदद मांगी। और अनुसुईया साराभाई ने महात्मा गांधी जी से मदद मांगी, और गांधी जी ने मजदूरों के हितों में वकालत किया, और गांधी जी ने मजदूरों को कहा था कि आप 35% वेतन वृद्धि की मांग करें, और ये फाइनली एक्सेप्ट भी 35% कर लिया गया, ठीक है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी, और जो मैंने आपको अनुसुईया साराभाई का नाम बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। और उस समय अहमदाबाद के जो मिल मालिक संघ के अध्यक्ष थे, उनका भी नाम मैंने आपको बताया था, अंबालाल साराभाई, उन्हीं की बहन थी अनुसुईया साराभाई। चलिए देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है ना। तो राजनीतिक गुरु आपको पता है ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको भी पता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था, यह आपका 1934 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 1934 में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0 यानी कि पहला बीपीएससी जो टीचर एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार हमले के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स यह हमला हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। 18 अप्रैल 1930, आप सन याद रखिएगा, 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था। और चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। और सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की भी स्थापना किया था इन्होंने। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, और अंततः 12 जनवरी 1934 को 1934 में उनको फांसी दे दिया गया था, ठीक है ना। और देखिए चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो महिला क्रांतिकारी शहीद हुई थी, इनका नाम है प्रीतिलता वाडेदार। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप कल्पना दत्त का नाम देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी जान लीजिए, कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था और इन पर आजीवन कारावास की इनको सजा भी दिया गया था। तो आप ये भी साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताते चलूंगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? नहीं पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं काकोरी ट्रेन षड्यंत्र कांड की, तो यह घटना कब की है? तो यह कांड 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस घटना को अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का जो क्रांतिकारी संगठन था, उसी के सदस्यों ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूट लिया गया था। और यही घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है काकोरी कांड में जो है ध्यान रखेंगे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से कौन संबंधित नहीं है, तो ये आपका प्रफुल्ल चाकी राइट आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो 1908 में हुआ था, उससे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये सब पॉइंट आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था?
1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक जो है यह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में? उर्दू भाषा में यह प्रकाशित हुआ था। गद्दर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना आपको पता है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करेंगे कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? यहां पर आप प्रत्येक प्रश्न के नीचे देख सकते हैं कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 1.0 का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी ने चौरी चौरा कांड को हिमालयी भूल कहे थे। ठीक है ना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर यह हत्याकांड की घटना हुई थी। ठीक है, और चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे, और इससे ये क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को जो है बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। और असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर बालकृष्ण शिवाराम मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब आंदोलन चरम की ओर बढ़ रही हो, इसे वापस लेना राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं था। ठीक है ना। यह असहयोग आंदोलन वापस लेने के समय पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वैंकूवर जाने के लिए कमाटा गुरु जहाज किराए पर किसने लिया था? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है राइट आंसर मैं बता देता हूं। पहले ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो आपका कमाटा गुरु जहाज है, हांगकांग में बाबा गुरुदत्त सिंह ने इस जहाज को किराए पर खरीदा था। किसने? गुरुदत्त सिंह ने। तो ऑप्शन में नाम ही नहीं दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ गुरमीत दिया गया है, जो कि सही नाम नहीं है। ठीक है, यह कमाटा गुरु जहाज भाप शक्ति चालित एक जहाज था, और कमाटा गुरु जहाज हांगकांग से कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था, और यह 1914 में मई महीने में वैंकूवर के तट पर पहुंचा। जब यह जहाज पहुंचा तो कनाडा सरकार ब्रिटेन के दबाव में आकर के इसे उतारने की अनुमति नहीं दिया। ठीक है ना। और देखिए, कमाटा गुरु जहाज के जो बजबज, ये कलकत्ता में है, ये बंदरगाह बजबज, वहां पर पहुंचा तब क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए थे और 25 से अधिक घायल हुए थे। ठीक है ना फ्रेंड्स, और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा इसका। देखिए, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? ये प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रांची हो जाएगा। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1899-1900 में। इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बिहार के नेता का नाम यहां से पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा, ये वीर कुंवर सिंह थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया था, और नाना साहब अत्तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। यह सब आपको भी पता होगा। देखिए, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता हुआ था कब? तो फ्रेंड्स, ये 24 सितंबर 1932 1932 में हुआ था। किसके बीच? तो बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। पूना समझौता पर महात्मा गांधी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि सवर्णों की तरफ से इस समझौते पर पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा, जबकि दूसरी ओर से इस समझौते पर बाबा साहब अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। क्लियर, याद रखिएगा। और पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना था। तो यहां पर देखिए, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण जो है यह किसने किया था? तो देखिए, जंतर मंतर का निर्माण जो है यह महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन में इनका नाम है ही नहीं जयसिंह द्वितीय का, तो आप याद रखिएगा। कुल 5 स्थानों में जंतर मंतर है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है, और सन्यासी विद्रोह जो है आनंद मठ उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसे भी आप याद रखिएगा। यहां पर देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और यह जो आपका वंदे मातरम है, इसको पहली बार 1896 के कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहीं पर गाया गया था। ठीक है ना, 1896 में, 1896 में। चलिए
देखिए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है यह किस वर्ष हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई। गर्म दल और नरम दल में यह विभाजित हो गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था वहीं पर, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में, ठीक है ना। क्या बताया था कि यह घटना 1908 की है और ठीक है, इस घटना को अंजाम दिया था किसने? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। किसने दिया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने दिया था। देखिए फ्रेंड्स 30 अप्रैल 1908 की यह घटना है। मुजफ्फरपुर का जग जो किंग्सफोर्ड था उसी की हत्या का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। लेकिन गलती से बम जो है यह कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था, जिससे कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 को। इस चीज को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। और खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युवांतर दल में सक्रिय सदस्य थे, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 1908 राइट आंसर होगा। देखिए दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया? तो सबसे पहले देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, दांडी यात्रा जो है ये स्टार्ट कहां से हुआ था? तो फ्रेंड्स ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था इन्होंने। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। ये आप डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। फिर ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को। वहां पर जो है सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा इन्होंने, और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और इसमें जो है 78 स्वयंसेवियों ने हिस्सा लिया था, तो 78 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए तमिलनाडु के तंजौर में, याद रखिएगा प्रश्न बीपीएससी ये भी पूछता है, तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली में से वेदारण्यम, ठीक है, त्रिचनापल्ली से, यहां मैं लिखता हूं त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम, ठीक है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक जो है नमक यात्रा आरंभ किया था। किसने? तो फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। फैजाबाद में किसने किया था बताइए? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अभी मैंने आपको बताया था मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अच्छा, खान बहादुर खान ने बरेली से किया था और लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद बनारस से किया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय उस समय कौन था? 1885 की बात है। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका पहला अधिवेशन होना था यह पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में जो है वहां पर प्लेग फैल जाने के कारण बंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। और 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, और इसमें जो है टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, और इसके महासचिव जो थे ये एओ ह्यूम थे। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था गदर पार्टी की स्थापना जो है यह 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पार्टी का मुख्य कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में ही था, इससे आप जरूर ही याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर आपका सैन फ्रांसिस्को, कभी कभी यूएसए दे देगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? दिल्ली चलो का, बताइए सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? तो इन्होंने किया था कहां से? तो 1943 सन याद रखिएगा, 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने से, ठीक है। तो यहां पर सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा इन्होंने ही दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न हमारा, और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किया था, आगे आपको प्रश्न मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी टीआरई लगातार प्रश्न यहां से फ्रीक्वेंटली पूछता है। चलिए किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था, तो फ्रेंड्स यह लिया गया था 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है ना। नागपुर सत्र यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए नागपुर सत्र जो हुआ था आपका दिसंबर 1920 में, इसकी अध्यक्षता CB राघवाचारी ने किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अंतिम रूप से अनुमोदन किया गया था। वैसे सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, ठीक है, और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, और उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ये सब आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र की महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया था? महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सत्र की अध्यक्षता किया था? तो इन्होंने केवल एक बार, मात्र एक बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी सत्र की भी अध्यक्षता किया है, और यह आपका 1924 का बेलगाम अधिवेशन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। दांडी यात्रा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है। 12 मार्च 1930 को यह साबरमती से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर में बिहार में ये आपके वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने किया था बताएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, और 1939 में त्रिपुरी में, दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो कैंडिडेट थे उनके फेवरेट पट्टाभी सीतारामैया उन्हीं को हरा करके दूसरी बार ये आपके 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने इस हार को अपनी व्यक्तिगत हार बताया था, तो आप ये सब ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना किया है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये आपका किसने, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, चलिए किसने अवध किसान सभा की स्थापना की। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की। अवध किसान सभा की स्थापना बताएंगे राइट आंसर किसने क्या होगा। तो देखिए बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की स्थापना किया था 1920 में असहयोग आंदोलन के समय में। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय में ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूर गांव था। प्रतापगढ़ का रूर गांव था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस सभा ने, ये जो आपका किसान सभा था अवध किसान सभा, इस सभा ने किसान से बेदखली, भूमि न जोतने और बेगार न देने की अपील किया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और देखिए दयानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया था 1936 में। आगे आपको मिलेगा। आनंद मठ की रचना किसने की है। आनंद मठ जो है ये आपकी किसकी रचना है, बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन था। तो फ्रेंड्स भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक जो थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन 1929 में स्थापित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो पख्तून, याद रखिएगा इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली थी। ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है ना, चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था। तो फ्रेंड्स यह चित्रित किसने किया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। यहां पर देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो ये बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में हुआ था। कब, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा किया गया था। 7 अगस्त 1905 को। ठीक है फ्रेंड्स, 7 अगस्त 1905 का दिन याद रखिएगा। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था और इस दिन पूरे भारतवर्ष में शोक के रूप में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। यह स्टेटमेंट किसका है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। यह स्टेटमेंट किसका है। यह स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स यह सुभाष चंद्र बोस जी का है। सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार का सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। तो इसके विरोधी कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। तो इस प्रकार से देखें तो 101 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग
कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। पटना महिला महाविद्यालय जो है यह स्थापित कब हुआ था। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, पटना महिला महाविद्यालय स्थापित कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यह स्थापित हुआ था 1940 में। कब स्थापित हुआ था फ्रेंड्स, तो यह स्थापित हुआ था 1940 में। कब, 1940 में, इसको आप याद रखिएगा। 1940 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1940 में यह स्थापित हुआ था, क्लियर, 1940 में हुआ था। 1940 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। किसने दिया था फ्रेंड्स, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। आपको भी याद होगा 1916 में जो आपका लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर ये गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल, और इन्होंने गांधी जी के ध्यान जो है यहाँ पर नील कृषकों की दयनीय दुर्दशा की तरफ आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले यहाँ पर देखिए हमला का प्रयास पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, इन पर जो है एक षड्यंत्र हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, चंपारण के स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के वृतांत के अनुसार इस यात्रा के अंत में गांधी जी को मोतिहारी में एक नील कारखाने के ब्रिटिश प्रबंधक इरविन ने रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था और गांधी जी के हस्तक्षेप और शोषणकारी तिनकटिया व्यवस्था के सफल उन्मूलन से क्रोधित होकर के अंग्रेज ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई थी और इनको भोजन में जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो बतख मियाँ थे, प्रश्न पूछा भी गया था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बतख मियाँ उस समय अंग्रेजों के रसोइया थे, इन्होंने ही ये पूरा जो षड्यंत्र था उसको विफल किया था और गांधी जी की जान बचाई थी। किसने, तो बतख मियाँ का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। वयोवृद्ध महिला के रूप में, तो ये कोई और नहीं बल्कि कौन थी, तो फ्रेंड्स यह अरुणा असफ अली थी। कौन थी, तो यह अरुणा असफ अली थी। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी स्वतंत्रता आंदोलन की कहा जाता है और यह एक मशहूर महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, और एक भारतीय शिक्षिका भी थी, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक भी थी। और स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में इनको एक और चीज के लिए याद किया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसके लिए इनको व्यापक रूप से याद किया जाता है। अरुणा असफ अली राइट आंसर होगा। देखिए किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है कहां पर किया था फ्रेंड्स, तो इन्होंने किया था पुणे में, ठीक है ना। बेलगांव पूना में पड़ता है, ठीक है ना, तो यहां पर पूना में किया था, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए, और एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में।